लेकिन मोदी जी ने पिछले 10 साल में अगर किसी को सबसे ज्यादा छला है तो वो भारत के नौजवान। उनकी पीठ में ऐसा खंजर मारा है कि उनका हृदय एकदम रक्त रंजित है, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। इस कदर बेरोजगारी बढ़ी है, इस कदर बेरोजगारी बढ़ी है कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये डेमोग्राफिक डिजास्टर बन गया है। उनको समझ में आ रहा है कि सरकार दरअसल उनकी भावनाओं के साथ, और केवल भावनाओं नहीं, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनको रोजगार से महरूम करके, खाली पदों को नाप करके। और आज उनकी उम्र 30 साल है और उनके हाथ में कोई रोजगार नहीं है। उनसे कहा जा रहा है कि इस देश में हिंदू खतरे में है और मुसलमानों को सब कुछ दिया जाएगा अगर कहीं कांग्रेस आ गई। जिस कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि 30 लाख हम तुरंत भर्तियां करेंगे जो खाली हैं, और पैसा आएगा रोजगार से, वो रोजगार ही आप युवाओं से छीन ले रहे हैं। और फिर आप कह देते हैं कि ये एम्प्लॉयबल नहीं है या आप निर्भर नहीं होना चाहते हैं। तो सरकारों को समझना होगा कि वो राजा नहीं है। सवाल मेरा यही है कि जो प्रधानमंत्री दूसरे देशों का युद्ध रुकवा सकता है, वो अपने देश में नौकरी के नाम पर अगर खामोश है तो इस पर मीडिया बात क्यों नहीं करता? इसलिए बहुत जरूरी है कि इस देश में एक ऐसी सरकार बने जो नौजवानों के इस मुद्दे को ध्यान में रखे और उन सारे उपायों को करे जहां रोजगार सृजन हो रहा है। अरे तुम्हारी भर्तियां नहीं हो रही हैं, तुम्हारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, ये राजनीतिक मामला है। अगर तुम ये बात नहीं मानोगे तो इसका सुधार नहीं हो सकता। तमाम लोगों को समझना होगा कि एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स। केंद्रीय विद्यालय में भाई साहब जो बच्चों की संख्या है एक सेक्शन में, वो कम कर दी गई है। मतलब आप टीचर्स बहाल नहीं करेंगे, आप बच्चे कम कर देंगे ताकि आपका रेशियो बरकरार रहे और कागज पे आप अपना 56 इंच का सीना ठोक के कह सके ये देखिए हमने कर दिया, टीचर स्टूडेंट रेशियो कायम। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। पॉलिटिक्स की इस न्यूज़ रूम चर्चा में सबसे अहम मुद्दे की बात होने वाली है। वो मुद्दा जिसे सत्ता पक्ष तो दबा रहा है लेकिन विपक्ष लगातार उस पर सवाल उठा रहा है। मुद्दा है युवाओं से जुड़ा। ऐसा कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, लेकिन उन्हीं युवाओं की इस देश के चुनावी मैदान में या फिर कहें तमाम पार्टियों के मैनिफेस्टो में भागीदारी क्या है, उनको क्या मिलने वाला है, उनकी परेशानियां क्या हैं, उनके मुद्दे क्या हैं। भारत जो बेरोजगारी की मार झेल रहा है, क्या वो मार सरकार को नहीं दिखाई दे रही है? जो मार विपक्ष को पूरी तरह से दिख रही है, सरकार उस पर आंख क्यों बंद किए हुए है? ये तमाम मुद्दे हैं और आज इस चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर पंकज भी मौजूद हैं, प्रशांत जी हैं और नीरज जी हैं। इन सभी लोगों का हम स्वागत करेंगे और पहले सवाल से ही शुरू करेंगे। पहला सवाल यही है कि पिछले 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री सत्ता में नहीं थे मोदी जी, वो आने वाले थे तो एक बड़ा वादा उनका मशहूर होता है कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे। उस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 20 करोड़ का हिसाब बैठता है और इस देश में इससे ज़्यादा बेरोजगार लोग हैं। तो क्या रोजगार मिल नहीं पाया या देने की नीयत नहीं थी? और ऐसी स्थिति में युवा करेगा, क्योंकि जब वो मांग कर रहा है तो लाठी खा रहा है। इसका क्या सब्स्टिट्यूट होता है? क्योंकि आप लंबे समय से युवाओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं, युवा हल्ला बोल नाम से आप संगठन भी चलाते हैं। आप कैसे इस पूरे परसेप्शन को देख रहे हैं प्रशांत जी? देखिए, जैसा कि आपने खुद ही इंट्रोडक्शन में कहा कि भारत को युवाओं का देश कहा जाता है और ये जो युवाओं की जितनी भारी संख्या है अपने देश में, इसको लेकर के कई अलग अलग अर्थशास्त्री, राजनीतिक लोग और कहते हैं कि ये जो है ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। और इस कदर बेरोजगारी बढ़ी है, इस कदर बेरोजगारी बढ़ी है कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये डेमोग्राफिक डिजास्टर बन गया है। और आज अगर हम रोज़गार की स्थिति की बात करें तो आज हम लोग कह सकते हैं कि एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पर बैठे हैं। इस समस्या को जितना जल्दी हम एक्नॉलेज करेंगे, जितना जल्दी इसके लिए कदम उठाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे देश के लिए बेहतर है। जहाँ तक पिछले 10 साल की बात आपने की, 10 साल में वायदे तो ज़रूर किए गए 2 करोड़ रोजगार का, और उसके आधार पर जो भारत के युवा हैं उन्होंने वोट भी खूब दिए। फर्स्ट टाइम वोटर्स ने, ऐसा कहा जाता है कई विश्लेषणों में, कि उन्होंने खूब वोट दिए। लेकिन जिस उम्मीद से उन्होंने वोटिंग किया, उस उम्मीद पर ये सरकार खरी नहीं उतरी और बल्कि उल्टा हुआ कि पहले के दिनों में जो जिस तरह से रोज़गार मिल रहा था उससे भी रोज़गार मिलने की दर कम हो गई, बढ़ने की बजाय। कुछ ऐसे कई सारे कदम उठाए गए जैसे डिमोनेटाइजेशन।
भारत का करीब 96-97% जो रोजगार है वो असंगठित क्षेत्र में है और डिमोनेटाइजेशन से वो एकदम ख़त्म हो गया। ऐसे कई कदम, जैसे जीएसटी का खराब जो एग्जीक्यूशन हुआ उसकी वजह से जो हुआ, और इसके अलावा जो, ये तो चलो एक लार्जर क्वेश्चन है, लेकिन जो सबसे आसान क्वेश्चन हो सकता था कि जो ऑलरेडी पोस्ट्स वैकेंट रहे, चाहे वो राज्य सरकार में हो, केंद्र सरकार में हो, उन तक को सही से नहीं बढ़ा गया। तो हम कैसे समझें कि जो वायदा आपने किया उस वायदे में उसको पूरा करने की नीयत भी थी। तो अब तो युवाओं को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है इस चीज़ पर कि जो वायदा किया जा रहा है अभी सरकार की तरफ से उस पर। प्रशांत जी, एक क्वेश्चन मैं और लूँगा, मतलब आप जो बात कह रहे हैं कि सरकार रोज़गार नहीं दे पाई, ये बड़ी सामान्य सी बात है। कुछ लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि सरकार रोज़गार कहाँ से दे और क्यों दे जब आप उस काबिल ही नहीं हैं, और देश के हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए, वो आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा क्यों नहीं बन सकता है। तो प्रधानमंत्री या भाजपा कहे कि स्पून फीडिंग बंद करनी होगी, आपको अब खुद निर्भर बनना होगा। तो ये क्या संभव नहीं है कि हर आदमी नौकरी की तलाश में क्यों भाग रहा है? विदेश में तो लोग स्टार्टअप करते हैं। नहीं, देखिए, दो चीज़ है इसमें। एक तो बात है सरकारी नौकरी वाला, मैं उस पर बाद पे आऊँगा। दूसरी बात है जो कह रहे हैं कि सरकार ही क्यों दे या कहाँ से दे, कहाँ से दे। ये सबसे पहले बड़ी बात है कि जब आप देश की बात करते हैं तो देश कौन है? देश वो नक्शा है या देश खाली ज़मीन है? क्या है देश? हम सब लोगों से मिलकर ही तो देश बना है ना। तो जब आप कहते हैं कि इस देश को बढ़ाना है और जब आप ये भी कहते हैं कि 65% से ज़्यादा युवा है और उसको आप रोज़गार ही नहीं दे पाएंगे, रोज़गार से क्या करते हैं लोग? आप पत्रकार हैं, आप देश सेवा में योगदान दे रहे हैं। कोई किसान है तो वो देश सेवा में योगदान दे रहा है, राष्ट्र निर्माण में अगर आप उसको रोज़गार नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि उसको राष्ट्र निर्माण के अवसर से आप वंचित कर रहे हैं। और ये काम सरकार का है, इसको सरकार नहीं देगी तो और कौन देगा? फिर सरकार किस लिए है? सरकार किस लिए है ये बताइए। सरकार इसलिए है कि यहाँ के लोग तरीके से रह पाए, और तरीके से रह पाने के लिए उनके पास कोई काम होना चाहिए। उसका, अब जहाँ तक बात है कि उसका तरीका कैसा हो, तरीका सरकारी हो, गैर सरकारी हो, स्टार्टअप हो, उसके लिए जो एनवायरनमेंट बना होना चाहिए। मान लीजिए किसी देश में स्टार्टअप्स ज़्यादा हो रहे हैं, मान लीजिए, तो स्टार्टअप भी तो हवा में काम नहीं करता, उसमें भी लोग काम करते हैं। ये एक माहौल बना रहे हैं लोग, सबको कह रहे हैं कि नौकरी देने वाले बनो। अच्छी बात है, सब नौकरी देगा ही तो किसको देगा? मतलब देना चाहिए नौकरी, लेकिन उसके लिए एक माहौल तैयार होना चाहिए। अब बताइए, आपने स्टार्टअप इंडिया लाया, उसका कहाँ है आंकड़ा? कोई आंकड़ा है? कितने लोगों को लोन मिला, कितने लोगों को सुविधा मिली, कितने लोगों को, जो उसमें कोई आंकड़ा नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप आए, आपने कोई बयान दिया और फिर जो है अगले 100 दिन बाद कोई एक नया बयान दे दिया। कभी उसका नाम मेक इन इंडिया कर दिया, कभी उसका नाम कुछ और कर दिया। इससे काम थोड़ी बनेगा। मैं कहता हूँ कि इसमें किसी को, कोई ऐसा इंसान इस देश में नहीं है जो इस बात से सहमत नहीं है कि हाँ आत्मनिर्भर होना चाहिए। लेकिन आत्मनिर्भर होने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कौन इंश्योर करेगा? वो काम तो सरकार का ही है ना। ठीक है नीरज जी, एक सवाल, इनकी आत्मनिर्भर वाली बात से कम एक चीज़ तो आसान होगी कि इस देश में बात चाय की दुकान खोल सकते हैं, और बढ़िया स्टार्टअप, MBA चाय वाला, BTech चाय वाला, IIT चाय वाला, और भी तमाम कोर्सेज हैं। लेकिन क्या कोई एक ऐसा कोर्स या डेडलाइन नहीं डिज़ाइन हो सकती कि ये कर लिया तो सरकार पक्का नौकरी देगी? वो जो रोज़गार गारंटी कानून की बात होती थी आज से 10 साल 15 साल पहले, क्या वो गारंटी मिसिंग लगती है प्रधानमंत्री की गारंटी में आपको? मैं बिहार से आता हूँ राघव, और मिथिला क्षेत्र से आता हूँ। शादी और रोज़गार का बड़ा ज़बरदस्त संबंध है। मतलब आपको रोज़गार मिलेगा तब आपकी शादी हो पाएगी। ठीक है। इस हिसाब से जब आप देखते हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरह का इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे देश में, तब रोज़गार तमाम लोगों का अधिकार होना चाहिए। इसलिए क्योंकि वो हैं, हमारे होने के कारण हमको ये अधिकार मिले कि हमको रोज़गार मिले, ताकि हमारा एक फाइनेंशियल बेस बने, हमारी एक फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम हम खुद डेवलप कर सकें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को चला सकें। मुझे लगता है कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट के बिना राइट टू लाइफ जो है वो बड़ा, मतलब हवा में कहीं उड़ता हुआ ये अधिकार है। राइट टू एम्प्लॉयमेंट के बिना आप राइट टू लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। सरकार की गारंटी में क्या मिसिंग है और क्या कहा गया है, इस पर बहुत सारी बातें मुझे नहीं लगता की जानी चाहिए। चुनाव चल रहा है, लोग वोटिंग करेंगे और वोटिंग में एक फैसला लोग देंगे। लेकिन मोदी की बात आप कर रहे हैं, सरकार तो मोदी चला रहे हैं। मोदी ने जितनी गारंटीज़ दी, लगभग तमाम गारंटीज़ फेल होती दिख रही हैं। अभी आपने स्टार्टअप्स की बात की थी, मोदी कहते हैं कि भाई स्टार्टअप खोलो, आत्मनिर्भर बनो। सरकार ने ये बात कही, आत्मनिर्भर कैसे बने? 2023 के अंदर 35,000 स्टार्टअप जो इंडिया के हैं वो बंद हो गए।
आपके हिसाब से आत्मनिर्भर बनना क्या होता है? चाय की दुकान खोल लीजिए, पकौड़े की दुकान खोल लीजिए, फिर आप ये सिखाइए कि अरे चाय की दुकान खोलना या पकौड़े की दुकान खोलना छोटी जॉब थोड़ी है। फिर आप डिग्निटी ऑफ लेबर का पाठ पढ़ा रहे हैं। दरअसल इन लोगों के अंदर, सरकार के अंदर, और ये जो वादा जिन लोगों ने किया 2 करोड़ नौकरी देने का, इन लोगों के अंदर डिग्निटी ऑफ लाइफ ही नहीं है। ये दूसरों की जिंदगी को जिंदगी ही नहीं समझते। अगर जिंदगी समझते होते तो उनको पता पड़ता कि जो युवा 5-5 साल लगाकर किसी चुनाव की तैयारी, किसी परीक्षा की तैयारी करता है, उस परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद फिर वो 1 साल के लिए पोस्टपोन्ड हो जाती है कि 1 साल तक और तैयारी करिए, फिर कोई काम हो जाएगा, फिर से 1 साल की पेंडेंसी हो जाएगी, और ये तमाम चीजें करते करते उसकी उम्र बीत जाती है। 22-23 साल की अवस्था में एक परीक्षा की तैयारी करने के लिए वो बैठता है। 26-27 साल की अवस्था में वो परीक्षा होगी। 28-29 साल की अवस्था में पता पड़ेगा कि ये पोस्टपोन हो गया। 30-31 साल आते आते वो इनएलिजिबल हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा, तो ओवरेज हो गया। मतलब सरकार जिस तरीके से चला रही है इन तमाम चीज़ों को, उसमें सीधे सीधे तौर पर यह है कि हम आपको जीने नहीं देंगे। तो मेरा यह मानना है कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट जो है वो राइट टू लाइफ, उसके बिना संभव ही नहीं है। तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। आपने वादों और गारंटीज की बात की, तो मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जो पढ़ रहा था, जिस पे हम लोगों ने चर्चा भी की है, उसमें राइट टू अप्रेंटिसशिप एक है ना, जिसमें तमाम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा। एक नंबर भी है, एक आय भी है जो उनको दिया जाएगा। तो कोई ये कहकर उन युवाओं को खारिज नहीं कर सकता है कि आपके पास अनुभव नहीं है, आपने कभी काम नहीं किया हुआ है, या फिर वो जो युवा है वो अपने परिवार पर बोझ की तरीके से नहीं होंगे। अरे यार पढ़ा लिखा तो दिया, अभी तुम अपने खाने पीने का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हो। ये बड़ा मसला है, क्योंकि ये डिमोटिवेशन का आप लेवल देखिए ना किस हद तक जाता है। जब युवा 22-23 साल का होता है एवरेज, तब उसकी ग्रेजुएशन पूरी होती है। माँ बाप की भी उम्मीद रहती है कि अब युवा कमा के लाएगा, आगे के सपने भी वो देखने लगता है, वो ना देखे तो उसका परिवार देखने लगता है कि शादी होगी। इन तमाम चीजों में पैसा जुड़ा हुआ है, और पैसा आएगा रोजगार से। वो रोजगार ही आप युवाओं से छीन ले रहे हैं, और फिर आप कह देते हैं कि ये एम्प्लॉयबल नहीं है या आत्मनिर्भर नहीं होना चाहते हैं। तो सरकारों को समझना होगा कि वो राजा नहीं है, और जो लोग हैं वो प्रजा नहीं है कि आप बस शोषण करते रहिए, शोषण करते रहिए। और राजशाही भी जब था तब भी राजा भी मुझे नहीं लगता इतना रंकुश रहा होगा। आपके पास अवसर है, अरे पूरा ब्यौरा है कि किन किन सरकारी विभागों में पद खाली पड़े हुए हैं। आपको लगता है कि तमाम लोगों को आप नहीं दे सकते, अरे जितने पद खाली हैं उतने लोगों को दीजिए। और एक बात मैं ऐड कर देना चाहता हूं इसमें, केंद्रीय विद्यालय का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। शिक्षक छात्र रेशियो की बात हम लोग करते हैं कि स्टूडेंट टीचर रेशियो हमारे देश में अलग अलग जगहों पर बिल्कुल कम है। तो एक टारगेट था तमाम इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का कि भाई आप टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है उसको ठीक करें। तो एक संचालक होने, मान लीजिए आप संचालक हैं केंद्रीय विद्यालय के, तो आप क्या करेंगे? टीचर्स की बहाली करेंगे, ज्यादा से ज्यादा टीचर्स को लाएंगे, ताकि जितने स्टूडेंट्स हैं उस प्रोपोर्शन में उतने नंबर ऑफ टीचर्स हो, ताकि सब क्वालिफाइड टीचर लाएंगे। यही होगा ना। मतलब एक सेन आदमी, एक ठीक ठाक सा आदमी यही काम करेगा। केंद्रीय विद्यालय में भाई साहब जो बच्चों की संख्या है एक सेक्शन में, वो कम कर दी गई है। मतलब आप टीचर्स बहाल नहीं करेंगे, आप बच्चे कम कर देंगे ताकि आपका रेशियो बरकरार रहे, और कागज पे आप अपना 56 इंच का सीना ठोक के कह सके ये देखिए हमने कर दिया टीचर स्टूडेंट रेशियो कायम। तो यही चीज हो रही है, डाटा छुपाया जा रहा है, लोगों को अंधा बनाया जा रहा है भाषणों के जरिए, बाकी मुसलमान, मछली, मटन ये सब है ही, इन सब चीजों के जरिए। लेकिन हकीकत ये है कि डिग्निटी ऑफ लाइफ का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। ऐसे में अगर कोई भी पार्टी ये बात कहती है कि एम्प्लॉयमेंट एक अधिकार है, अप्रेंटिसशिप युवाओं का एक अधिकार है, तो ये एक उम्मीद की किरण से दिखती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि युवाओं को केवल इस जगह पर रुकना चाहिए। युवाओं को भी एक बात समझनी होगी, मैं माफ़ करें मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन एक लाइन के साथ मैं एंड कर देना चाहता हूँ। मैंने कई भर्ती परीक्षा के युवाओं को जब रिपोर्टिंग करने में गया, तो उनसे जब भी मैं ये सवाल पूछता था पार्टीज से रिलेटेड या पॉलिटिक्स से रिलेटेड या इलेक्शन से रिलेटेड, वो कहते हैं नहीं नहीं भैया हम राजनीतिक लोग नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक मामला नहीं है। अरे तुम्हारी भर्तियां नहीं हो रही हैं, तुम्हारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, ये राजनीतिक मामला है। अगर तुम ये बात नहीं मानोगे तो इसका सुधार नहीं हो सकता है। तमाम लोगों को समझना होगा कि एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स, और उसी हिसाब से आगे बढ़ना होगा। बड़ा ठीक बात है कि अगर ठेला लगाना, चाय बेचना ही एक सम्मानजनक रोजगार होता तो जैसा बीसीसीआई के अध्यक्ष नहीं होते, वो ठेला लगा के चाय बेच रहे होते। मेरा सवाल ये है पंकज जी आपसे कि पिछले 10 साल में क्या इस देश के युवाओं को एक ऐसी भीड़ में कन्वर्ट किया गया है जिसका बौद्धिक स्तर गिरा है, जिसकी राजनीतिक समझदारी गिरी है? वो या तो हिंदू है या मुस्लिम है, या तो बीजेपी वाला है या कांग्रेस वाला है या बजरंग दल वाला है।
विश्व के तमाम विकसित देश अपने छात्रों के हाथ में लैपटॉप, कंप्यूटर और पेन दे रहे हैं। अब तो एआई आ गया है। हमारे देश में धनुष बाण और तलवार में क्यों फंसा रखा गया है? देखिए, राजनीति सब कुछ तय करती है। और 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आए थे, तो उन्होंने इस देश के नौजवानों से वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, और ये भी कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस तरह की बातें की थी। युवाओं ने बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया था। इसके पहले मनमोहन सिंह के समय जिस तरह से आर्थिक विकास को गति मिली थी, बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियां मिली और एक नई आशा, नया विश्वास और नई उम्मीदों का वो दौर था। लोगों को लगता था अभी और सस्ते होम लोन मिल रहे थे, लोगों ने खूब मकान खरीदे, नौकरियां भी उस समय काफ़ी नए नए सेक्टर्स आए, तो लोगों को लगता था कि अब और हमें चाहिए। लेकिन मोदी जी ने पिछले 10 साल में अगर किसी को सबसे ज़्यादा छला है तो वो भारत के नौजवान हैं। उनकी पीठ में ऐसा खंजर मारा है कि उनका हृदय एकदम रक्त रंजित है, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। आप सोचिए, मैं वही कह रहा हूँ, अगर उन्हें 10 साल पहले 20 साल की उम्र में मोदी जी को वोट दिया, फिर उन्होंने 2019 में बालाकोट और इन सब की वजह से, राष्ट्रवाद की वजह से फिर वोट दिया, और आज उनकी उम्र 30 साल है और उनके हाथ में कोई रोजगार नहीं है। उनसे कहा जा रहा है कि इस देश में हिंदू खतरे में है और मुसलमानों को सब कुछ दिया जाएगा अगर कहीं कांग्रेस आ गई। जिस कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि 30 लाख हम तुरंत भर्तियां करेंगे जो खाली हैं, उसका उन्होंने पूरा कैलेंडर घोषित कर दिया है कि कैसे कैसे करेंगे। इसके अलावा 1 लाख अप्रेंटिसशिप की बात कर रहे हैं, और उस घोषणा पत्र को डिस्क्रेडिट करने के लिए भारत का प्रधानमंत्री झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहा है, बेशर्मी की तरह। यानी आप सोचिए, इससे बड़ा अपमानजनक मसला क्या हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री की, चलिए डिग्री संदिग्ध हो सकती है, पर हम ये सब जानते हैं कि उन्हें हिंदी पढ़नी आती है, कम से कम मुझे तो लगता है। तो वो एक बार पढ़ के देख लें उस घोषणा पत्र में ऐसा क्या है। चूंकि रोजगार के इशू को कांग्रेस पार्टी या विपक्ष बड़ा मुद्दा बना रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री उसको डिस्क्रेडिट करते हुए उसे एक सांप्रदायिक मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, रोजगार देना, मिलना, इन सब का पूरा जो रिश्ता है वो अर्थव्यवस्था की जो नीतियां हैं उससे। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम नहीं होगा तो रोजगार नहीं मिल सकता है। जैसे अभी आपने कहा, और ठीक ही कहा, कि क्यों सबको रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो आप दे दीजिए किसानों को एमएसपी की गारंटी, बहुत से नौजवान ये 20,000 30,000 की नौकरी पे लात मार के अपने खेत पे चले जाएंगे, क्योंकि आप किसानों की खेती को आपने एक हानि का सौदा बना दिया है, इसलिए वो मजबूर है नौजवान कि वो खेती छोड़ दें। आपने जब कहा कि स्टार्टअप, तो भाई स्टार्टअप अगर कुछ वो बनाता है तो बिकेगा कहाँ? क्या आप अडानी के, अंबानी के या दुनिया भर के कॉरपोरेट कंपनियों के उस उत्पाद से आप मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि बाजार का नियम है कि उसमें उत्पादन लागत आपकी कम होनी चाहिए, मुनाफा एक स्तर पे होना चाहिए, तब आप कंपटीशन कर सकते हैं। तो ये नौजवान कहीं कंपटीशन नहीं कर सकते, इसलिए स्टार्टअप ज़्यादा से ज़्यादा बंद हो गए। सर्विस सेक्टर पे हम बहुत फूलते थे, अब क्या स्थिति है? सर्विस सेक्टर तो तब बढ़ेगा ना जब जेब में पैसा होगा, जब आप घूमने जाएंगे, होटल में रहेंगे, बाहर खूब आउटिंग करेंगे, खाना खाएंगे, तब सर्विस सेक्टर में आपको ज़्यादा जॉब मिलेगी। अब नौजवान, अच्छा भला पढ़ा लिखा नौजवान जिसके पास डिग्री है और कई बार तो वो इंजीनियर है, वो जो है वो स्विगी और इस सब में काम कर रहा है, जोमेटो में काम कर रहा है। सोचिए क्या क्या स्थिति है, क्योंकि एक खास तरह का जीवन स्तर उसे चाहिए, उसके लिए वो परेशान है, उसे बना दिया गया है। तो अगर इस देश की अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे नहीं बढ़ेगा, इवन हम जब बात करते हैं अडानी की, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग वो कर रहे हैं? आप कह सकते हैं कि ये जूता है अडानी का, ये फलाना चीज़ अडानी का, उन्हें पोर्ट्स दे दिए जाते हैं, उन्हें हवाई जहाज़ के अड्डे तमाम दे दिए गए हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कहाँ वो कर रहे हैं? वो बना क्या रहे हैं? कुछ बहुत ही कम क्षेत्र में है वो। तो वो जो बना रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि क्या देश बना रहे हैं वो। तो कुल मिला के जो असमानता की रिपोर्ट आई है, जिसने बहुत डराने वाला आंकड़ा दिया है, उसने कहा है कि भारत में जो आय असमानता है वो अंग्रेजी राज के समय से भी बदतर हो गई है। इतनी बुरी आई है, जो अभी कुछ दिन पहले ही वो रिपोर्ट आई है, जो इनइक्वालिटी लैब है पेरिस में, जिसका मुख्यालय, जी, बहुत ही गंभीर चेतावनी, क्योंकि अगर आय असमानता ऐसे बढ़ती रहेगी तो ये जो समृद्धि के टापू हैं
वो अभाव के महासमुद्र में कभी टिक नहीं सकते, उन्हें डूबना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस देश में एक ऐसी सरकार बने जो नौजवानों के इस मुद्दे को ध्यान में रखे और उन सारे उपायों को करे जहां रोजगार सृजन हो रहा है, जहां ऐसा नहीं हो रहा है कि आप मुनाफा तो कमा रहे हैं लेकिन रोजगार सृजित नहीं हो रहा है। यानी आप एक ऐसी इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं जो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि जॉबलेस इकोनॉमी हो रही है। आपकी जॉब नहीं बढ़ रही है और आपकी कह रहे हैं कि आप हमारा जो अर्थव्यवस्था का साइज है वो बढ़ता जा रहा है, और आप 5 किलो अनाज देकर और ये बताकर साहब कि हमने तो डायरेक्ट 2000 रुपया भेज दिया है, इससे आप लोगों के असंतोष को दबाना चाहते हैं। लेकिन जो आपके वादे थे, आपने अभी किसी ने कहा कि वो वादे कर रहे हैं, वादे भी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में रोजगार शब्द नहीं मिलेगा आपको, महंगाई शब्द नहीं मिलेगा, वो इस पर बात ही नहीं करना चाहते। इसलिए चाहते हैं कि इस देश का नौजवान गुस्से में भरा रहे, तनाव में भरा रहे, किसी सांप्रदायिक झगड़े में उलझा रहे, ताकि वो सरकार से सवाल ना करे। वो एक ऐसी सत्ता चाहते हैं, और जो आरएसएस जो उनके पीछे खड़ा है उसकी पूरी ट्रेनिंग भी यही है कि वहाँ विचारक नहीं होते, सब प्रचारक होते हैं। आप सवाल नहीं करिए उनसे, उनको बस मानिए। अगर उन्होंने कहा कि मोदी जी महान है तो महान है, मोदी जी विष्णु के अवतार हैं, मोदी जी फला हैं, मोदी जी धरती पर भगवान का सीधे भेजे गए दूत हैं, उनसे प्रश्न करिए कि साहब, हे दूत महोदय, हमारी नौकरी कहाँ है? महंगाई क्यों इतनी ज़्यादा है? क्यों आटा जो 17 रुपए का था 40 रुपए का है? क्यों पेट्रोल 100 रुपए का है? क्यों डीजल 90 के पार पहुंच गया है? क्यों कड़वा तेल 200 रुपए का बिक रहा है? ये सवाल उनसे ना पूछिए, ये सवाल किसी और से पूछिए। ये क्या सवाल है? सवाल राहुल गांधी से आप पूछवाना चाह रहे हैं, सरकार में आप हैं। एक अजीब स्थिति है। मतलब ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है जिसे इस चुनाव में खास तौर पर नौजवानों को सोचना चाहिए। मैं अगले सवाल पे आऊँगा प्रशांत जी आपके पास। पेपर लीक का मसला इस देश में एक बड़ा मुद्दा बन के उतरा। आप यूपी में देखें, पिछली 9 परीक्षाओं में 8 के पेपर लीक हो जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा युवा है जो भर्ती की तैयारी करता है। सुबह आप अगर 5 बजे गांव से गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि दौड़ते हुए युवा मिल जाते हैं, वो जिनके पास पहनने के लिए जूते तक नहीं है, इस पेइंग कैपेसिटी से आने वाले लोग। आप इन तरह के युवाओं से मिलते हैं, पेपर लीक होने के बाद एक युवा किस तरह की समस्या झेलता है? क्या उसमें इतना सामर्थ्य बचता है कि अगली बार तैयारी करे? देखिए, ये सवाल जो है आज युवाओं के लिए सबसे बड़ा सवाल है। जो बाहर के सिस्टम के बाहर के लोग हैं जो तैयारी नहीं करते हैं, उनको ये लगता होगा कि चलो एक पेपर लीक हो गया, दोबारा एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि वो छात्र है जिसने जो एक छोटे से कमरे में रह के और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, और ये जब सोच रहे हैं आप, तो ये सोचिए कि सरकारी नौकरी की जो तैयारी जिस आय वर्ग के लोग करते हैं, मान लीजिए एक क्लर्क बनने की तैयारी हो रही है अगर, या मान लीजिए पुलिस की तैयारी हो रही है, टीचर बनने की तैयारी हो रही है, वो लोग कौन हैं? वो लोग हैं जो गांव के किसान के बेटे हैं, जिनको गांव में ठीक से उनको खाना तक नहीं मिल रहा है। वो अपना जो है अनाज बेच करके, अपना कई बार ज़मीन बेच करके उनको पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। वो बच्चे हैं दुकानदार के जो किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। वो बच्चे हैं मजदूर के जिनका गुजारा ठीक से नहीं हो पा रहा है अपनी आय से। वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को पेट काट करके पढ़ा लिखा दें, और वो हमारे जो अगली पीढ़ी है उसको ठीक करेगा। और वो बच्चे जब यहाँ आते हैं 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हर साल वैकेंसी नहीं आती है, उसका कोई कैलेंडर नहीं है। और जब वो परीक्षा की तैयारी करता है और वो परीक्षा होती है, वो खुश होता है, और तब जाके पेपर लीक हो जाता है। ये पेपर लीक जो है वो उसके पूरे परिवार के लिए धक्का होता है। और ये सिर्फ एक घटना नहीं होती है, उस नौजवान का भारत के सिस्टम से विश्वास उठता है। ये सोचने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक पेपर लीक हो गया और उसको लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम जिस देश की सेवा के लिए जहाँ पे हम अपना भविष्य देख रहे हैं, वहाँ वो एक एग्ज़ाम नहीं करा सकती है, तो उसको पूरे सिस्टम पर से भरोसा उठता है। और एक नौजवान का जब शुरुआत में उसका सिस्टम पर भरोसा उठ जाएगा, तो आप क्या सोचते हैं कि वो कितना सकारात्मक होकर आगे बढ़ेगा? एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो पिछली बार आपने कही थी, मैं उसको ज़रूर कहना चाहूँगा। कई बार ये सवाल किया जाता है कि सबको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। पहली बात कि सबको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। हमने जितने भी आंदोलन किए या जितने भी छात्र आंदोलन हुए हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जो पहले से सैंक्शन्ड पोस्ट हैं लेकिन वैकेंट है, उसको भरो।
जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। पहले से हैं। आप एक बात बताइए कि जो भी सरकार जहाँ जहाँ काम नहीं कर पा रही, कई बार आते हैं कुछ काम आप कराने जाते हैं तो कहते हैं कि सरकार इस काम करने में अक्षम हो रही है। अक्षम क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉय नहीं हैं। जब आप मान लीजिए किसी ऑफिस में गए, आपको कोई कार्ड बनवाना है, कुछ काम कराना है, वहाँ पे जब कोई रहेगा ही नहीं तो आप किससे बनवाएंगे? तो फिर वहाँ चक्कर काटेंगे। तो ये सोचिए कि पूरे सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए भी ये ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात है कि सरकारी नौकरी ज़्यादा नहीं है भारत में। एक चीज़ और, पूरे दुनिया में किसी भी देश को आप उठा लीजिए, चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे वो सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो, भारत में जितनी सरकारी नौकरियां कुल नौकरियों के बनिस्बत है, जैसे अगर मान लीजिए कि कुल नौकरियां 100 हैं तो उसके हिसाब से कितनी नौकरियां पब्लिक सेक्टर में है, ये अगर आप देखेंगे तो यूरोप में, अमेरिका में भी अगर देखेंगे तो 8 से लेकर 15 तक और कहीं कहीं 25% तक है, और भारत में ये 3 से 4% है। तो एक तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि भारत में सरकारी नौकरी ज़्यादा है और सब लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। इसलिए सरकार, अगर इसने, कांग्रेस पार्टी ने जैसे 2 चीज़ का जिक्र अभी किया, एक तो 30 लाख भर्ती वाली, संख्या भले ये छोटी हो लेकिन केंद्र सरकार की 30 लाख भर्तियां पूरी भर दी जाएंगी तो ये एक बड़ा कदम होगा। इससे जुड़े हुए 1.5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। और जो अप्रेंटिसशिप वाली बात वो कह रहे थे, अप्रेंटिसशिप वाला, जैसे हम लोगों ने अब पिछले 6 साल के संघर्ष में जो एक मांग रखी है कि सबको रोजगार का अधिकार मिले, तो रोजगार के अधिकार की तरफ एक बड़ा कदम है। और ये जो राइट टू अप्रेंटिसशिप है, ये रोजगार के अधिकार को पूरा करने के लिए ये पहला और ज़रूरी कदम है। कैसे ये ज़रूरी है कि सबसे बड़ा इशू क्या होता है, जब भी हम लोग रोजगार पे बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई एम्प्लॉयबल नहीं है, वो जो है पास हो गए हैं लेकिन उनको कुछ आता नहीं है। जहाँ भी आप वो CV लेकर जाएंगे उनको कहेंगे कि ये फ्रेशर है, फ्रेशर को कौन हायर करेगा? तो सबसे पहले कि 1 साल तक, वो कहती है कि 1 साल तक आप किसी भी कंपनी में आप जाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए जो है, 1 लाख रुपए तक, यानी लगभग 8,000 रुपये महीने की सैलरी पे, 8,500 रुपये की सैलरी पर आपको जो है मिलेगा। तो इससे 2 चीज़ होगा, एक तो ये कि वो पढ़कर आया, अब उसका जो बर्डन है उसके परिवार पे नहीं है, और दूसरा कि उसको 1 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा जिसके बाद वो अपने दम पर आगे नौकरी ढूंढ सकता है। एक रोड मैप है, मतलब एक रोड मैप प्रेशर नहीं रहेगा। ये दोनों के लिए, ये युवाओं के लिए भी और इस चुनाव के माध्यम से भी। मुझे लगता है इस पे चर्चा कम हो रही है क्योंकि चर्चा ही, जैसा कि नीरज भाई ने कहा कि मटन और पता नहीं किस किस पे होने लग गया है। ये लोगों तक अगर चर्चा पहुंचे तो ये दोनों चुनाव के लिए भी गेम चेंजिंग है और आने वाले भविष्य में युवाओं के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए भी गेम चेंजिंग। इस मसले पर बात जरूर होनी चाहिए क्योंकि सबसे जो मेन वोटर है वो युवा है। आखिरी सवाल लूंगा नीरज जी, पापा मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, ये एक विज्ञापन है और जो लगभग ट्विटर पर 1 महीने तक ट्रेंड किया कि मोदी जी ने 2 देशों से बात की, वॉर रुकवा दी फिल्मी तरह से, और फिर स्टूडेंट्स को निकाल के ले आए। उनमें से कितने छात्रों को रोजगार मिला है, ये बात ना पापा ने पूछी ना विज्ञापन में बताई गई। सवाल मेरा यही है कि जो प्रधानमंत्री दूसरे देशों का युद्ध रुकवा सकता है, वो अपने देश में नौकरी के नाम पर अगर खामोश है तो इस पर मीडिया बात क्यों नहीं करता? जो प्रधानमंत्री आपने कहा कि दूसरे देशों का युद्ध रुकवा सकता है, असली बात यह है कि जो प्रधानमंत्री अपने देश में परीक्षाएं ठीक से नहीं करवा सकता, जो प्रधानमंत्री अपने विभागों में मौजूद रिक्त पदों को नहीं भर सकता, जो प्रधानमंत्री अपने किए हुए वादों को 25% भी पूरा नहीं कर सकता, वो प्रधानमंत्री युद्ध क्या रुकवाएगा? तो उस प्रधानमंत्री को झूठे ब्रांडिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वो प्रधानमंत्री ऐसे कानून लाता है जिससे सच बोलने वाले, पत्रकारिता करने वाले, रिपोर्ट ग्राउंड से निकाल कर लेकर आने वाले लोग बोलना बंद कर दें, लिखना बंद कर दें, ये कोशिशें करता है। बहरहाल मैं आपके सवाल पर लौटता हूँ। पापा ने वॉर रुकवा दी, ये जो मीम है, या ये मीम नहीं था, सॉरी, ये विज्ञापन था, लेकिन इसकी नियति यही है कि इसे मीम कहा जाएगा। और हम तमाम लोगों ने पापा ने वॉर रुकवा दी वाली जो चीज़ है उसे विज्ञापन के तौर पर नहीं देखा, मीम के तौर पर देखा है। ये हुआ ही इसलिए क्योंकि पापा ने वो कुछ भी नहीं किया जो पापा वादा करते रहे। अंधभक्तों के पापा की बात होती रही है। और इसलिए वो युवा जिनकी मैं बात कर रहा था, भर्ती परीक्षाओं की रिपोर्टिंग करने जब मैं जाता था और लोग कहते थे नहीं हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस अपनी नौकरी चाहिए, उन लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स। और उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। SSC GD 2018 की भर्तियों का मैं यहाँ पर उदाहरण देना चाहूँगा। वो लोग बैठे रहे,
दिवाली उन लोगों ने यहाँ सड़कों पर मनाई, होली उन लोगों ने सड़कों पर मनाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। पहली बार जब वो लोग बैठे थे और मैं गया था उनसे बातचीत की जंतर मंतर पे, तब वो लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिक्स से हमको कोई मतलब नहीं है, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, हम लोगों को तो नौकरी चाहिए। कोई नौकरी नहीं मिली, लाठियां मिली उनको। उसके बाद वो महाराष्ट्र से चलकर आए पैदल और दिल्ली तक जंतर मंतर पर उन लोगों ने प्रदर्शन किया। उसके बाद भी जो मेडिकली फिट थे उनको जब नियुक्तियां कुछ लोगों को मिली, कुछ नियुक्तियां नहीं दी गई, तब जितने बीजेपी शासित प्रदेश थे राघव, चाहे वो मध्य प्रदेश से जब गुजर रहे थे या उत्तर प्रदेश से जब गुजर रहे थे, तो उस प्रोटेस्ट की अगुवाई जो लोग कर रहे थे उनको हिरासत में ले लिया जाता, डिटेन कर लिया जाता था, उनके रास्तों को रोक लिया जाता था, उनको धमकियां दी जाती थी, उन रास्तों के ढाबों को बंद करवा दिया जाता था। तो युवाओं को यह पता पड़ रहा है कि भाई एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स। आप नहीं कह सकते कि हम राजनीतिक आदमी नहीं हैं। आपके साथ जो ये भेदभाव हो रहा है, और आपके साथ का मतलब युवाओं के साथ जो ये भेदभाव हो रहा है कि आपके इश्यूज को कोई सेंट्रल स्टेज पे आने ही नहीं देना चाहता। युवा हल्ला बोल जैसे कई संस्थान, प्रशांत भाई जैसे कई लोग लगातार इस मुद्दे को सेंट्रल स्टेज पर लाना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेता लोग क्या करते रहते हैं, मटर मछली, मुसलमान, जनसंख्या, फलाना ढकाना, वो भी तथ्यलेस, वो भी बेसलेस, कोई आधार नहीं उन चीज़ों का। तो युवाओं को समझ में आने लगा कि भाई ये झूठ और प्रपंचों से काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि घर वाले कहते हैं कि तुम किसी काबिल रहे नहीं, तुमको रोटी पानी हम खिला दिए, पढ़ा लिखा दिए, नौकरी तक नहीं कर पा रहे हो, पत्नी मिल नहीं रही है, गर्लफ्रेंड जो रही होगी वो भी छोड़ के जा रही है, उसकी भी शादी कहीं और हो रही है। तो युवाओं को लग रहा है कि भाई हम तो पूरी तरीके से फंस गए। अब कब तक हम राम नामी झंडा उठाकर दौड़ते रहें जब तक जेब में पैसा ही ना हो? पेट्रोल के पैसे भी कौन भरवा के देगा? तो युवाओं को समझ में आया कि झूठ और प्रपंचों में फंसकर कुछ रहना नहीं है, एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स। इसीलिए पापा मैंने वॉर रुकवा दी, वो बहुत बड़ा झूठ था और इसीलिए उसको किसी प्रचार के तौर पर हम लोग याद भी नहीं करते हैं। वो मीम मटेरियल था और मीम की तरीके से वो बिल्कुल सर्कुलेट हुआ और लोगों के जहन में छपा, और लोगों के जहन में उसका मीम बन जाना इस बात की गवाही है कि युवाओं को कहीं ना कहीं समझ आ रहा है, क्योंकि कंज्यूम तो इस तरह के कंटेंट को युवा ही कर रहे हैं ना। उनको समझ में आ रहा है कि सरकार दरअसल उनकी भावनाओं के साथ, और केवल भावनाओं नहीं, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनको रोजगार से महरूम करके, खाली पदों को ना भर के। तो ये बात जो युवाओं को समझ आ रही है, ये दिखती भी है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे विश्व के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिनके जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के नाम पर मनाया जाता है, और ये बात 2 करोड़ लोग उस दिन ट्वीट करके कहते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा ट्विटर ट्रेंड होता है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये तो है कि रोजगार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नाकाम रहे हैं, और अगर नाकाम नहीं रहे हैं तो शायद उन्होंने इस मुद्दे के बारे में सोचा नहीं। हमारी आज की चर्चा आपको कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि क्या रोजगार के मसले पर जो दोनों घोषणा पत्र हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का और एक कांग्रेस का, उसमें किस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है? कौन सा घोषणा पत्र आपके मन में रोजगार का विश्वास लाता है और कौन सा घोषणा पत्र उस विश्वास को कमजोर करता है? एक बात ऐड कर देना चाहता हूं राघव, इसमें आपने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात की। मैं कहूंगा कि अभी एक, जब युवाओं के मुद्दों की हम बात कर रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का मामला नहीं है, युवाओं के साथ और युवाओं के खिलाफ वाला मामला है। और केवल कांग्रेस नहीं, जितने अलायंस की पार्टीज हैं, अपोजिशन पार्टीज, उन सब के फोकस में रोजगार दिखता है। वह तेजस्वी यादव ने जितने दिनों की सरकार चलाई नीतीश के साथ मिलकर, उसमें उन्होंने किया क्या? रोजगार ही तो दिया। और वो रोजगार नीतीश कुमार ने उन कागजों पर हस्ताक्षर किए जिनके लिए वो कहते थे कि नहीं, रोजगार दिए ही नहीं जा सकते हैं। तो नियत हो तो आप रोजगार दे सकते हैं। बिहार, प्रशांत भाई भी मेरे हिसाब से बिहार से बिलोंग करते हैं, शायद प्रशांत भैया, तो हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा पलायन होता है। मैं बिहार बिलोंग करता हूं इसलिए हमारे यहां कह रहा हूं, बिहार से सबसे ज्यादा पलायन होता है जॉब के लिए। लेकिन पहली मर्तबा मैं ऐसा देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश जैसी जगहों से लोग बिहार गए हैं नौकरी में शामिल होने के लिए, नौकरी ज्वाइन करने के लिए। तो नियत अच्छी हो तो जमीन कितनी भी बंजर हो उसको आप उर्वर बना सकते हैं। तो खैर, बाकी सब आपने इस चर्चा में देख ही लिया है, तो उसके साथ साथ पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।